हर बार जब कोई कातिल लाश का चेहरा बिगाड़कर विक्टिम की आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश करता है तो वो दरअसल अपना चेहरा छिपाने का नाकाम प्रयास कर रहा होता है। हाँ, ऐसी विकृत हरकत से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को चुनौती जरूर मिलती है, लेकिन आज के केस में यह चुनौती विपरीत थी, चरम सीमा पार कर गई थी। एक संगीन जुर्म से जुड़ा छल, कपट और घातक इरादे सभी अपनी चरम सीमा पार कर गए थे। हेलो, ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो कब आना है? अरे आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ। खूब ऐश करेंगे, खूब बातें करेंगे। आ जाओ। ठीक है, हम जल्द से आने का प्रोग्राम बनाते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, देर मत करना। चलो रखते हैं। ये कहानी इस 23 साल के लड़के की 2 दिन बाद इसकी लाश बरामद होगी। The number you have called is currently... कई दिनों तक एक लड़की उस लड़के तक पहुंचने की नाकाम कोशिश करती रही। हाँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, शाम को देर मत करना। कई दिनों तक उस लड़के के माँ बाप और छोटा भाई इस बात से बिल्कुल अनजान होंगे कि उनके बेटे और एक भाई के साथ क्या हुआ है, और हत्यारे कई दिनों तक खुलेआम घूमेंगे। उनकी पहचान गुप्त रहेगी और उन्हें इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि उनका यह संगीन जुर्म कभी सामने नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। लाश मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस कई दिनों तक कई दरवाजों पर दस्तक देती रही, इस लाश की शिनाख्त करवाने की जी तोड़ कोशिश करती रही। कौन था यह लड़का, कौन थे इसके हत्यारे और क्यों हुआ था ये कत्ल? पुलिस के सामने ये 3 अहम सवाल थे। उनके सामने एक और पेचीदा केस था, एक और चुनौती। शिवाजी चौकात चेन स्नैचिंग की घटना घडली आहे। अच्छा। शिवाजी चौकात चेन स्नैचिंग की घटना घडली आहे। अंदर के अंदर। त्याच्यावर लाल ठीक, रंगाचा युनिफॉर्म मुंबई को हम पहुंच रहे हैं। यादव, एक टीम रेडी करो, तुरंत निकलना है। ओके सर। बोलो नीलेश। मलेर गांव से पुलिस पाटिल भूषण राणे का फोन था, उन्हें वहां एक लाश मिली है। भूषण से कहो पता करे, और लाश किसी गांव वाले की तो नहीं? सर, उसका कहना है कि लाश का चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। मतलब बिगाड़ दिया गया। नीलेश, हमने कितनी बार मर्डर केसेस में देखा है कि कातिल ने कत्ल के बाद लाश का चेहरा बिगाड़ दिया। इस बार भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कातिल ने लाश की सारी आइडेंटिफिकेशन हटा दी होगी। सर, आप सही कह रहे थे, लाश पे और कपड़े पे कोई भी सुराग नहीं। साहब, सुबह सुबह 8:30 बजे लोग मेरे पास आए, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। मैं आया, इधर देखा और तुरंत आपको फोन कर दिया। साहब, मर्डर शायद इसी वेपन से हुआ है। नहीं सर, इस बाबा को तो पहले कभी नहीं देखा गांव में। गांव वालों से पूछते हैं। शेख यादव, यस सर। काय भेटला काय? नहीं सर, अजून काही नाही भेटलं। इन बाबा को किसी ने देखा है? कोई जानता हो? ध्यान से देखो। नाही सर। नहीं सर। शेख यादव, पूरा इलाका छान मारो। जी सर। नीलेश, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। विक्टिम की एज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। रोशन जी, तब तक एक काम करो, मलेर गांव और आसपास के गांव में पता करो जी, कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई हाथापाई। जी सर। लेकिन साहब, मुझे लगता है ये आदमी हमारे गांव का नहीं है, क्योंकि हमारे गांव का होता तो अब तक तो पता चल जाता। सर पर जबरदस्त वार किया गया है, 2 टुकड़े हो गए हैं सर के। कत्ल इसी चॉपर से हुआ डॉक्टर? पूरी संभावना है, क्योंकि चॉपर पर हमें जो खून के ट्रेसेस मिले हैं वो बॉडी के खून से मैच करते हैं, AB पॉजिटिव। कत्ल कब हुआ होगा? 12 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ इंस्पेक्टर, और बॉडी में अल्कोहल लेवल काफी है। हमें क्राइम सीन से शराब की बोतल मिली है। विक्टिम की एज क्या होगी? यंग है, यही 22 से 25 के बीच। आप लोग ऐसे चेहरे की तस्वीर सर्कुलेट नहीं कर पाओगे। हम इस चेहरे को ग्राफिक से रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी सुराग के तौर पर हमारे पास ये 3 सुराग हैं, ये लॉकेट, ये चॉपर और ये शराब की बोतल। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सा सुराग पहले रंग लाता है। विक्टिम की एज, हाइट, ब्लड ग्रुप और कपड़ों से मिली जानकारी जिले के सभी थानों में भेजो सर। और वहां से जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स मैच होती हैं
उन्हें मंगवाओ। रिक्वेजिशन भेज दी गई है सर। बॉटल के ऊपर पैकेजिंग का बैच नंबर है, इसलिए अगर विस्की की कंपनी से होलसेलर से रिटेलर इस रूट से ट्रेस करने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। फिलहाल इलाके की सभी वाइन शॉप में जाकर ये बैच नंबर चेक करो। सर, एरिया में बार वाले भी बोतल बेचते हैं। तो बार और वाइन शॉप दोनों जगह चेक करो। जी सर। हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है, हर गली हर मोहल्ले में एक मिलेगा। सर लॉकेट में तस्वीर है तो शायद इसकी कोई फॉलोइंग भी होगी। थोड़ा टफ है लेकिन स्कैन करके देखता हूँ। जल्दी करो, क्योंकि हमें पता करना है कि यह आदमी कौन है, इसे किसने और क्यों मारा, इसे उसी जगह मारा गया या मारने के बाद उस जगह पर लाकर इसे छोड़ा गया। और ये चॉपर और ये लॉकेट, ये वो जल्दबाजी में भूल गए या हमें झूठे सुरागों की भूल भुलैया में धकेल कर चले गए। इस जमाने में साधु बाबा को ढूंढ निकालना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है मालिक। तभी तो ये काम तुझे दे रहा हूँ गोविंद। सुई जैसी तेज नजर है तेरी। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा, बाकी सबसे बड़े बाबा जी की इच्छा। साहब, ये हमारे आसपास के 4 गांव के सरपंच हैं। हम सब लोगों ने मिलकर हर घर में जाके पूछताछ की, किसी भी घर से कोई भी गायब नहीं हुआ है और किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं। पुराने 22 से 30 साल के लड़कों के बीच में झगड़े होते ही हैं। थोड़ा और गहराई से पता लगाओ। हाँ साहब, वो तो करेंगे, लेकिन साहब अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि ये लाश किसी लोकल लड़की की नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मिसिंग होता तो हमें तो पता चल ही जाता। ठीक है, फिर भी कुछ पता चले तो हमें बताना। सर, मलेर गांव के आसपास के तीनों गांवों में किसी झगड़े की कोई खबर नहीं। जिले के सभी पुलिस स्टेशन से जवाब आया है कि इस प्रोफाइल से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। कम से कम पिछले 3 हफ्तों में तो बिल्कुल नहीं। लॉकेट वाले बाबा या उस विस्की की बोतल पे कोई प्रोग्रेस? पूछताछ चल रही है सर। नीलेश, कहीं ऐसा तो नहीं जो शख्स मारा गया वो महाराष्ट्र के बाहर का था? मिसिंग कंप्लेंट्स तो हमने पूरे महाराष्ट्र से मंगवाई है सर, लेकिन कोई भी मैच नहीं हुआ। तो फिर शायद वो महाराष्ट्र के बाहर का ही होगा। लेकिन सर बाहर के किसी भी पुलिस स्टेशन से ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं आई। हो सकता है उसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने दर्ज ही ना करवाई, हो सकता है उसके आगे पीछे कोई हो ही ना। कहाँ जा रही हो दीदी? बाहर। बाहर कहाँ? दोस्त से मिलने। switched off. पर इतने दिन के लिए भी क्यों जाओगे तुम? अरे कुछ काम है इसलिए जाना पड़ रहा है हमें। ऐसा भी क्या काम? अब वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। हमें भी नहीं बता सकते? अरे बुद्धू, तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। देखो प्लीज हमें बता दो, पता नहीं क्यों हमें बहुत टेंशन हो रही है, ठीक नहीं लग रहा हमें कुछ, प्लीज। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें ऐसी गुड न्यूज़ देंगे कि झूम जाओगे तुम। और ऐसी गुड न्यूज़ ना तुमने कभी सुनी नहीं होगी। चलो अब मुस्कुरा दो फटाफट। चलो 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 चलो।
हाँ हाँ, माल बस अभी उतर ही रहा है। हाँ, हम कल अतुल के हाथ बिल भिजवा देंगे आपके पास। एक प्रेमिका बेचैनी में लिप्त और एक भाई मजबूरी में कैद। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में फतेहपुर जिले के एक युवक की हत्या हुई थी, पर उसकी प्रेमिका ज्योति और उसका छोटा भाई अतुल इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उस युवक का फोन बंद था। इस अजीब खामोशी के बावजूद भी इन दोनों पार्टीज ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की। ऐसा क्यों था? दूसरी तरफ पालघर पुलिस को इस ब्लाइंड केस में अपना पहला ब्रेक थ्रू नजर आने लगा था। यज्ञेश महाराज। यज्ञेश महाराज, प्रभु निकेतन आश्रम, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमने धन को अपने जीवन में इतना आवश्यक बना दिया कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ धन है, धन आवश्यक है, लेकिन उतना नहीं। जो मैं सोच रहा था शायद वही सही। विक्टिम आउट ऑफ महाराष्ट्र से यहां आया होगा, मे बी कानपुर साइड से। हो सकता है इस यज्ञेश महाराज के आश्रम से हमें विक्टिम के बारे में कुछ पता चले। एक काम करो, एक टीम तुरंत रवाना करो कानपुर। पीएसआई धनावड़े। हाँ ज्यादा बोलो। सर वो दारू की बोतल का बैच नंबर मैच कर गया है। कहाँ पर? सर हाईवे से थोड़ा अंदर एक निराली बार है, वहीं से बेचा गया था यह बोतल। ऐसे लाखों भक्त हैं जो हमारे यज्ञेश महाराज का लॉकेट पहनते हैं, पर ऐसे इस युवक की पहचान करना बहुत ही कठिन है। महाराज के महाराष्ट्र में भक्तगण है, पालघर साइड में। महाराज को देश विदेश से सत्संग के न्योते आते हैं, और एक बार जब सत्संग हो जाता है तो अपने आप भक्तों का परिवार वहाँ बन जाता है। वैसे पालघर में कोई मंडल नहीं। हाँ, मुंबई में बोरीवली इलाके में एक ज़रूर है जहाँ महाराज साल में एक बार दर्शन देते हैं। आयोजन कौन करता है बोरीवली में? नाम नंबर पता कुछ दे सकते हैं? जी ज़रूर। और हाँ, हमारे ज़्यादातर भक्त यहाँ यूपी के ही हैं। मैं ये साहब को बोला था कि वो हाफ बोतल विस्की इधर से गया है। ये रिसीट 27 अक्टूबर को 9:40 का सेल है। 27 अक्टूबर को रात 9:40 पे ये बोतल यहाँ से खरीदी गई, और अगले दिन सुबह 28 अक्टूबर को हमें वो लाश मिली, और लाश के पास ये विस्की की बोतल। ये साहब ने मेरे को लाश का फोटो बताया, लेकिन साहब रात का टाइम इतना कस्टमर कैसा पहचानेगा? ऊपर से नॉर्मल फोटो भी नहीं, कंप्यूटर कॉपी। तुम लोग हर टेबल के हिसाब से ऑर्डर नोट करते हो? करेक्ट सर। 7 नंबर टेबल से विस्की का हाफ ऑर्डर किया था सर। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा भी है। सीसीटीवी है? मुझे 27 अक्टूबर की रात की फुटेज चाहिए, जल्दी। मैं लड़की को सीढ़ी बनाने को भेजा, पहले से मालूम था। आप तब तक चाय ठंडा कुछ? सादा पानी। गौरंग त्रिवेदी, गौरंग ट्रेडर्स, मंडपेश्वर रोड, बोरीवली। हेलो, कौन बोल रहा है? गौरंग त्रिवेदी जी। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं बागडोली पुलिस स्टेशन पालघर से कांस्टेबल जादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमारे हाथ एक मर्डर केस आया है, उसके बारे में बात करनी थी। मर्डर केस? मुझसे क्या बात करनी है? आप यज्ञेश महाराज के भक्त है ना? जी हाँ, मैं यज्ञेश महाराज का भक्त हूँ। जिस लड़के की लाश मिली है वो शायद यज्ञेश महाराज का भक्त था। अच्छा, महाराज जी का भक्त था, बताइए। कानपुर के आश्रम वाले ने बताया कि आप उनका मुंबई में सत्संग करवाते हैं। जी मैं ही कराता हूँ उनका सत्संग। तो क्या आप उस आदमी को पहचान पाएंगे? उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, पालघर। आ तो जाऊँगा, पर आज नहीं, अभी धंधे का टाइम है। मैं कल पक्का आऊँगा। ठीक है, कल आ जाइए।
बॉडी टेबल नंबर 7 है। इनमें से कोई एक हमारा सस्पेक्ट। इस एंगल से इनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे, दूसरी सीढ़ी लगाओ। सर ये विक्टिम, हमें जो लाश मिली थी उसने यही कपड़े पहने, और ये जो दोनों इसके साथ हैं ये या तो इसके रिश्तेदार हैं या फिर बहुत ही अच्छे दोस्त। हंसी मजाक हो रहा है, शराब पी जा रही है, और विक्टिम इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कुछ देर बाद ये दोनों इसके साथ क्या करने वाले। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ये तीनों यहाँ से बाहर निकले हों और अपने अपने रास्ते हो लिए, और उसके बाद किसी और ने इसे मार डाला। ये देखो, शायद ये वही विस्की की बोतल है जो हमें क्राइम सीन पर मिली है। इन तीनों ने बार में खूब शराब पी, फिर एक विस्की का हाफ और मंगवाया, और शायद उसे लेकर ये क्राइम सीन पर गए होंगे और वहां जाकर इन्होंने कत्ल कर दिया। पूरे चांसेस हैं कि ये कत्ल इन दोनों ने किया होगा और ये चौपर इन्हीं के पास होगा। सर लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि इन दोनों ने इसे मार डाला हो? यहाँ पे तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, हंस रहे। हंसते हुए चेहरे अक्सर रोते हुए जख्मों के नकाब होते हैं। अब ये कातिल ही इस कत्ल की पूरी दास्तां बयान करेंगे। ये लड़का कौन था, कहाँ का था, यहाँ कैसे आया और क्यों मारा गया। हमें लगता है ये लाश इस लड़के की है। जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं इसे नहीं जानता। वैसे तो यज्ञेश महाराज जी के सत्संग में हजारों लोग आते हैं, लेकिन मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। इन दोनों लड़कों को कभी देखा हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को भी नहीं जानता। हो सकता है कि ये दोनों हमारे महाराज जी के किसी भक्त के रिश्तेदार हों या दोस्त हों, और ये पता करने के लिए मुझे इन तीनों के फोटोग्राफ्स को भक्तों के बीच में सर्कुलेट करना होगा, और आप तो जानते ही हैं कि भक्तों की तादाद काफ़ी होती है। कोई बात नहीं, आपको इन फोटोग्राफ्स की कॉपीज मिल जाएगी। जी, भक्तों को दिखाना शुरू कीजिए। जरूर जरूर। हाँ साहब, ये हमारा वेटर है संजय वेलनकर। बुलाओ इसे। मंजुनाथ, संजय वेलनकर को जल्दी बुलाओ। जी अन्ना, नमस्ते साहब। साहब ये टेबल नंबर 7 पे बैठा था, उस रात मेरा ड्यूटी था। उस रात इन तीनों ने टेक अवे विस्की ऑर्डर की थी? हाँ साहब, वो रेस हॉर्स का आधा खंबा ऑर्डर किया था। सर एक रेस हॉर्स विस्की का हाफ पार्सल लेना, बिल के साथ। सर ये आपका रेस हॉर्स विस्की का हाफ, और ये बिल। सर बिल के पैसे दिए और तीनों निकल गए। संजय, अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। इन तीनों में इस लड़के का शायद मर्डर हो चुका है। क्या तुम इन तीनों के बारे में कुछ भी जानते हो? सर इन तीनों में से किसी को नहीं जानता हूँ। तुमने इन तीनों की आपस में कोई बातचीत सुनी थी? ये तीनों एक दूसरे को किस नाम से पुकार रहे थे? सर वो पीक टाइम चल रहा था ना साहब, खड़े होने का फुर्सत ही नहीं है वो टाइम में। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे, और साहब जब तक बहुत बड़ा लफड़ा या राड़ा नहीं होता ना, या बहुत बड़ा टिप नहीं देता, कस्टमर का फेस कौन याद रखेगा साहब। संजय, दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो। कुछ भी, कोई भी बात, कोई भी इशारा, कोई भी नाम, कुछ भी। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। सर अभी रेगुलर तो आते नहीं ना हो, रेगुलर कस्टमर को तो हम पहचानते भी है। अब पुलिस के पास एक चेहरा था जो शायद उस लाश का था जिसे कातिलों ने बिगाड़ दिया था। पुलिस के पास अब 2 और चेहरे थे जो शायद कातिलों के थे, लेकिन पुलिस अब भी इन तीनों युवकों को पीड़ित और कातिल का दर्जा नहीं दे रही थी। बाहर से खरीदी गई और क्राइम सीन से पाई गई शराब की बोतल एक मजबूत सुराग था, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर थी। कौन था ये पीड़ित, कौन थे ये तीनों लड़के, और क्यों हुआ था ये कत्ल?
इन सभी सवालों के जवाब इन बिखरे बिखरे सुरागों के बीच कहीं छिपे हुए थे। इंस्पेक्टर, मैंने अपने सत्संग में आने वाले प्रत्येक भक्तों से पर्सनली मीटिंग की है और बातें की है और आपके दिए हुए फोटोग्राफ्स भी उन्हें दिखाए हैं और उन्होंने भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस विषय में बातें की है। लेकिन सॉरी इंस्पेक्टर, उस मारे गए लड़के को और बचे हुए उन दोनों लड़कों को कोई नहीं पहचानता है। कोई बात नहीं गौरव जी, लेकिन आप अपने कान और आँख दोनों खुले रखिएगा और जब तक हम बताते नहीं ढूंढना बंद मत करना। पालघर पुलिस ने कड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, यह पता लगाने के लिए कि पीड़ित और उसकी मौत के पहले उसके साथ देखे गए 2 युवक कौन थे, ताकि उनके बारे में कहीं से कोई सुराग उनके हाथ लग जाए। उसे एक लीड, उसे एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी जो कई कड़ियों को जोड़कर इस केस के ढांचे को एक आकार दे पाता। कुछ दिन और बीत गए, पर इन 3 युवकों के बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर, खतना हुआ नहीं था। इसके गले में एक बाबा का लॉकेट भी था। समझ के चल सकते हैं कि विक्टिम मुस्लिम नहीं था। तो डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करते हैं? डीएनए सैंपल्स मैंने ले लिए हैं, अब इसे और ज़्यादा रख नहीं पाएंगे। आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए, हम क्रियाक्रम की तैयारी करते हैं। मुंबई से कब आने की बात कहकर गए हैं जनाब? पक्का तारीख तो नहीं बताया, पर कह रहा था कि 1 महीना तो लग जाएगा। और ऐसा कौन सा तीर मारने गया वो मुंबई? हमें भी कुछ बता कर नहीं गए थे भैया। हमने पूछा भी था कि अचानक दीदी से मिलने के प्लान और उसके बाद सीधा मुंबई साइड जाने का प्लान कैसे बन गया। तो क्या बोला वो? बोले कि ज़िंदगी में सब कुछ अचानक ही हो जाता है, प्लानिंग से प्लानिंग तक नहीं हो पाती। लाइफ में जितना प्लानिंग करना है कर लो, होगा वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जिस चीज़ से तुम्हें जीरो एक्सपेक्टेशन होगी ना, वही से धड़धड़ा के सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ तो बताते जाओ भाई, अचानक दीदी से कहाँ मिलने जा रहे हो? कुछ बात है क्या? देखो भाई, हम सुनते हैं अपने दिल की, और हमारा दिल कह रहा है हमें जाने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं। चलो चलते। ऐसा भी क्या है बेटा जो तुम हमसे छिपा रहे हो? मुंबई कोई घर दुहारी है? कितना दूर है मुंबई, और वहाँ कैसे रहोगे, क्या करोगे? कुछ तो पता होना चाहिए ना घर वालों को। देखो माँ, भरोसा रखो हम पर। लौट कर आकर ऐसी खबर सुनाएंगे, खुशी के मारे लट्टू हो जाओगे तुम। और हाँ, हमारा फ़ोन थोड़ा बंद रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो चिंता मत करना। हाँ, तुम संगीता दीदी को बताए हो कि तुम उससे मिलोगे? हम बताए उन्हें, और हम उन पर बोझा नहीं बनेंगे। बस 1 रात रुकेंगे, फिर चले जाएंगे मुंबई। बस उस दिन जो चल दिए, अब तक कोई खबर नहीं है उनकी। ना ही कोई फ़ोन, ना ही कोई मैसेज। हमको कोई बताएगा ऐसे कौन से खुफिया मिशन पर गया है ये मेरा हीरो है? फ़ोन ऑन भी सब बंद किया। वो तो उसने बताया था ना कि उसका फ़ोन नेटवर्क में नहीं होगा तो चिंता ना करें। क्या खाक चिंता ना करें? हैं? बचपन से बहुत ही जिद्दी रहा है ना वो, अपनी ही कहेंगे, अपनी ही सुनेंगे, बीच में कोई बोल सकता नहीं उनके। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो खुद अपना ख्याल रख सकता है? दुनिया देखी है उसने, और उसे क्या पता कि एक एक दिन, एक एक पल माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। नहीं अतुल, और तो कुछ नहीं बताया, बस यही कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं और जब आएंगे तो बड़ा सा गुड न्यूज़ देंगे। तुम उस दिन हमारी दुकान की तरफ आई थी ना? हाँ, ये पूछने की सब ठीक तो है ना? बात हुई क्या तुम्हारी उससे? पता नहीं क्यों जान निकली जा रही है हमारी। हमें भी कुछ बता कर नहीं गए भैया, बस इतना बताए थे कि उनका फ़ोन आउट ऑफ रेंज रहेगा वहाँ। हमसे भी यही कहा था, पता नहीं क्यों हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो तुम टेंशन ना लो, अगर भैया का तुम्हारे पास कोई फ़ोन आता है तो तुम हमें बता देना, और अगर हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो हम तुम्हें बता देंगे। तुम्हारा नंबर नहीं है हमारे पास, नंबर दो।
सर खबरी नेटवर्क पूरी तरह ऑन है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। सर मुझे लगता है ये तीनों लड़के अपने पालघर के नहीं हैं, शायद महाराष्ट्र के ही नहीं है, वरना जितना जोर हम लोग लगा रहे हैं इतने में तो अब तक गारंटी से पूरा चिट्ठा खुल गया होता है। सर वैसे भी हम कई बार देख चुके हैं, लोग किसी के कपड़े, किसी का लॉकेट किसी को पहना देते हैं और कत्ल करके निकल जाते हैं। मतलब मरने वाला शायद कोई चौथा ही था, जैसा हम सोच रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा होने को हो सकता है। सर नीलेश, अगर होने को हो सकता है, ये क्यों नहीं हो रहा कि हम इन तीनों में से अभी तक किसी एक तक भी क्यों नहीं पहुंच पा रहे? जबकि हमारे पास सुरागों की कमी नहीं है, हमारे पास मर्डर वेपन है, शराब की बोतल है, सीसीटीवी फुटेज है और यहां तक कि हमारे पास लाश भी थी। और क्या चाहिए? शेख, तुम बता रहे थे कि उस आश्रम के आदमी ने तुम्हें बताया कि उस बाबा के ज़्यादातर भक्त यूपी के? जी सर। एक काम करो, यूपी पुलिस को इस केस की सारी डिटेल भेजो और लाश की फोटो भी भेजो सर। और हाँ, वहाँ के सभी अखबारों और लोकल टीवी पर यह न्यूज़ चलवाओ। आराम से इसे फटाफट उठा, फटाफट फटाफट। वे देख कर चलो बिरजू। हाँ अतुल, बोल क्या बात है? बड़े दिनों बाद याद आई अपनी दीदी की। दीदी, भैया भैया आपके यहाँ आए थे क्या? हाँ आया था ना कुछ दिन पहले। क्या बात है, वो घर नहीं लौटा अभी तक? वो आपके यहाँ कब आए और वहाँ से कब निकले वो? अरे लेकिन मुझे बता तो कि क्या बात है। हम कहें ना, पहले बताइए वो आपके यहाँ कब आए और वहाँ से कब निकले वो? अक्टूबर 25 को वो यहाँ आया था, फिर 27 की सुबह मुंबई के लिए निकला था। वो कह रहा था कि वहाँ उसका कुछ काम है, वो करके फिर फतेहपुर लौटने वाला है। लेकिन तू मुझे अब तो बता कि माजरा क्या है। अतुल, ए अतुल चल। दीदी हम आपको बाद में फोन करते हैं। किससे बात कर रहा था मेरे लाल? आज भूख नहीं लगी है क्या? हैं? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, खाना खाते हैं। क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं है? तबीयत तो ठीक है तेरी? अरे बाप हूं तेरा, बता क्या है ये? बागडोली पुलिस स्टेशन, पीएसआई नीलेश धनावड़े बोल रहा हूँ। सर हम अतुल राजपूत बात कर रहे हैं, फतेहपुर यूपी से। हाँ अतुल जी बोलिए। कि वो महाराष्ट्र पुलिस ने अखबार में इश्तिहार दिया है एक लाश के बारे में जो आपको 28 अक्टूबर को मिली है। हाँ, आप जानते हो उस लाश के बारे में? सर हम दावे के साथ तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जो कपड़े दिखाए हैं और हाइट, ब्लड ग्रुप, गले में महाराज का लॉकेट, वो सब कुछ हमारे बड़े भैया से मैच करता है सर। आपके बड़े भैया मुंबई आए थे? जी सर, हम
अहमदाबाद से मुंबई आए थे। हमारी बड़ी दीदी अहमदाबाद में रहती हैं, वो उन्हीं से मिलने गए थे। उसके बाद हमारी भैया से कोई बात नहीं हुई सर। क्या नाम है तुम्हारे भैया का? विकास राजपूत। देखो अतुल, हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें एक लड़का है जो हमारे हिसाब से वही है जो मारा गया। तुम एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हें उसकी फोटोग्राफ भेजता हूँ। ये विकास भैया ही है पापा। सर, विक्टिम की फैमिली ट्रेस हो गई है, यूपी के फतेहपुर जिले में। क्या नाम है विक्टिम का? विकास राजपूत नाम था सर, 23 साल का था, फतेहपुर जिले के दीरू गांव का रहने वाला था। वो दोनों लड़के, उनकी कुछ शिनाख्त हुई? सर, विकास के पिता और भाई कल यहाँ पहुँचने वाले हैं। दोनों की फोटोग्राफ्स उनको दिखाते हैं, शायद वो आइडेंटिफाई कर लें। 24 अक्टूबर 2015 को विकास राजपूत फतेहपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ था अपनी बहन संगीता के घर जाने के लिए। अच्छा किया जो ऐसे अचानक मिलने आ गए। बस मन किया आपसे मिलने का, सोचा आ जाए तो बस आ गए। हाँ विकास, एक दिन नहीं जाता जब हम तुम्हें और अतुल को याद नहीं करते। क्या मज़ेदार यादें थी हमारे बचपन की। बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे। अच्छा एक बात बताओ विकास, कि तुम हमसे मिलने आए हो या किसी काम से आए हो यहाँ? आए तो हम किसी और काम से ही हैं, और जब हो जाएगा ना तब बताएंगे आपको। आप, पापा, मम्मी, अतुल सब जानकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी क्या राज है? वो हम आपको काम होने के बाद ही बताएंगे। साले साहब, ऐसे ही आते जाते रहिए, अच्छा लगता है। जरूर जिया जी। और हाँ विकास, फोन करना जरूर, तुम्हारा राज वाला काम खत्म होते ही। मुझे सच में इसकी थोड़ी टेंशन हो रही है। देखो ना, कह रहा है कि फोन ना लगे तो फिक्र ना करो। अरे दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है, और वैसे भी अगर गुड न्यूज वाली सरप्राइज देना चाहता है तो उसे देने दो ना। चल यार, संभल के जा। ऑल द बेस्ट काम के लिए। अब हम चलते हैं। बाय जिया जी। बाय। बाय दीदी। बाय विकास, ख्याल रखना। 27 अक्टूबर को विकास मुंबई आया। उसकी यहां आने की वजह एक राज था। उसने किसी को नहीं बताया कि मुंबई में ऐसा क्या काम निकल आया था। उसकी अपनी गर्लफ्रेंड अनजान थी, उसकी अहमदाबाद में बहन अनजान थी, और फतेहपुर में उसकी माँ, उसका भाई और पिता भी अनजान थे। और अब उसकी मौत की खबर आई। क्या बता रहे थे वो लोग? क्रियाक्रम कर भी दिया? बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारा विकास ना हो, कोई और हो। पता नहीं पापा। क्या तुमको इन सब के बारे में कुछ भी पता था? जी नहीं, हम तो गांव वालों से सुने हैं, जैसे आप सुने हैं। ये विकास ने तुमको बताया कि मुंबई किस काम से जा रहा है? ज्योति, रुक जाओ, मैं कहती हूँ। क्या हो, कहाँ जा रही हो? ज्योति, ज्योति कहाँ जा रही हो तुम?
सर विकास भाई का ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव ही था सर। 27 अक्टूबर को जब विकास अहमदाबाद में आपके घर से मुंबई के लिए निकला था तब उसने यही कपड़े पहने थे। जी सर, विकास ने यही कपड़े पहने थे। देखिए 28 अक्टूबर की सुबह को हमें ये लाश मिली थी। हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन कराने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते बीत गए और फिर लाश सड़ने लगी तो मजबूरन हमें इसका क्रियाक्रम करना पड़ा। किसने किया ऐसा? हमें सिर्फ शक है। अभी हम दावे के साथ कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास CCTV फुटेज से लिए हुए फोटोग्राफ्स हैं। उनमें जो 2 लड़के हैं वो 27 अक्टूबर को आपके बेटे विकास के साथ थे। निलेश, जानते हो? हाँ सर, सर जानते हैं इन्हें, बहुत अच्छे से जानते हैं इन्हें सर। कौन है ये दोनों? सर ये रवि पांडे है सर। और ये सूरज पांडे इसके ताऊ का लड़का है सर। लेकिन ये लोग भैया के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर क्या इन्होंने भैया को बुलाया था? सर क्या आपने पकड़ लिया इन्हें सर? नहीं, अभी हम इन दोनों तक नहीं पहुंच पाए। हमारे पास इन दोनों के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सवाल आप लोगों से भी करना है। विजेंद्र जी, आपके बेटे विकास की पहचान करवाने का सफर हमारे लिए बहुत लंबा रहा और अब ये दोनों लड़के रवि और सूरज, क्या मालूम? देखिए, ये केस तभी सुलझेगा जब हम इस केस की तह तक जाएंगे। इसलिए प्लीज बताइए कि आखिर इन तीनों के बीच में क्या हो? इस मर्डर केस में कौन का पता चल गया था। अब कब और क्यों का पता लगाना बाकी था। पीड़ित विकास राजपूत को सूरज पांडे का मुंबई से एक फोन कॉल आया था। हम इंतजार कर रहे हैं, देर मत कर। और उसके बाद विकास मरा हुआ पाया गया। सूरज का कजन रवि भी उस रात वहीं था जिस रात विकास का कत्ल हुआ। कत्ल के पहले ये तीनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। जो CCTV फुटेज में दिख रहा था, क्या वो सच था या फिर जो दिख रहा था वो किसी और ही सच पर चढ़ा एक मुखौटा था। उत्तर प्रदेश फतेहपुर की लड़की ज्योति गहरे शौक में थी और शोक भी मना रही थी। पहले वो कई दिनों तक विकास तक ना पहुंच पाने की वजह से परेशान थी और अब उसकी मौत की खबर सुनकर सुन पड़ गई थी। क्या यह कत्ल ज्योति से जुड़ा था? एक लावारिस लाश, एक ब्लाइंड केस की आइडेंटिफिकेशन करवाना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुई थी, जिसका पहला पड़ाव उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। इस केस का पीड़ित विकास भी एक चुनौती का सामना करने मुंबई आया था, पर दुर्भाग्यवश संतुलन और समझदारी ने उसका साथ नहीं दिया। ज्योति ने भी एक चुनौती का सामना किया था और अपने हक के लिए वो खड़ी हुई थी। और इन सब के बीच कोई ऐसा था जिसके सामने भी एक चुनौती थी, अपने टूटे हुए अहंकार का सामना करने की चुनौती। दीदी, दोनों चाहे तो अहमदाबाद लौट जाइए। हम पापा को भी ट्रेन में बिठा देते। पापा आप जाकर मम्मी को संभालिए, अकेली हैं वहां पर, हम यहीं रुकते। बेटा, क्या कहेंगे घर जाकर तुम्हारी मम्मी से? हमारे विकास शरीर तक नहीं मिला, लावारिस समझकर पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये तीनों लड़के फतेहपुर जिले के दीरू गांव के रहने वाले हैं। सर, विकास की फैमिली बता रही थी ये तीनों बचपन के दोस्त हैं। शेख सर, एक काम करो, एक टीम लेकर इनके गांव जाओ, सिविल ड्रेस में जाना, पता करो कि ये दोनों लड़के रवि पांडे और सूरज पांडे कहीं अपने गांव में तो नहीं छुपे हुए। जी सर। सर, रवि और सूरज के मोबाइल फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों के और विकास के फोन रिकॉर्ड्स मंगवा लिए।
लेकिन सर विकास की बॉडी पर से उसका मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला था। चेहरा बिगाड़ दिया तो मोबाइल फ़ोन क्यों छोड़ते? विकास के पिता गजेंद्र राजपूत घर के लिए रवाना हुए, टूटे हुए, हारे हुए। पर विकास का छोटा भाई अतुल अपने दर्द का घूंट पीकर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करने के लिए रुक गए। रवि और सूरज पांडे की और जानकारी पाने के लिए पुलिस अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले पहुंच गई। सर, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सूरज और रवि पांडे के फोन 27 अक्टूबर को स्विच ऑफ किए गए। यानी कि कत्ल की रात। विकास राजपूत का फोन भी तभी स्विच ऑफ किया गया सर, उसी जगह पर जहां क्राइम सीन था। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि विकास राजपूत का कत्ल इन्हीं दो चचेरे भाइयों ने की। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी सर। गहरी दोस्तियां और गहरी दुश्मनियां एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं नीलेश। लेकिन इन तीनों की दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली, यह अतुल ने हमें नहीं बताया, जबकि उसकी खामोशी से बदले की बू आ रही है। इस लड़के की लगाम को कस के पकड़ना होगा। सूरज कहाँ है भजन? अरे भैया, हम लोगों को कुछ पता नहीं। खबर तो सुने ही होगी। सुने हैं, पर तब से बहुत टेंशन में हैं हम लोग। ये अरे भैया, रवि की कोई खबर? ये हमारे लड़कों ने क्या कर दिया भजन? पीड़ित विकास राजपूत और संदिग्ध रवि और सूरज पांडे के बीच की दोस्ती कई साल पुरानी थी। सूरज पांडे मुंबई में नौकरी कर रहा था। जब जब वो छुट्टी मनाने गांव लौटता, ये तीनों दोस्त सारे गांव को सर पर उठा लेते। ये तीनों बचपन से एक साथ रहे थे। लोगों का मानना था कि इनकी दोस्ती खून से ज्यादा गाढ़ी थी। इस गहरी दोस्ती में पहली दरार 3 साल पहले पड़ी, जब गांव के एक निवासी ने रवि पांडे की बहन ज्योति पांडे को किसी के साथ देख लिया। लखन चाचा, ज्योति के साथ वो लड़का कौन था? रवि बेटा, उसने हेलमेट पहन रखा था। हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए। नाम पूछे ना, नाम बोलो उसका। हमारे कॉलेज में ये सिर्फ दोस्त है भैया। खाली दोस्त है? खाली दोस्त है तो तुम्हें डर क्यों रही हो? नाम काहे नहीं बोलती? और तो और हमारे गांव में क्या कर रहा था? रास्ते से जा रहा था तो आपने लिफ्ट ले ली। भगवान कसम भैया, और कुछ भी नहीं है। तुमको पढ़ाई करनी थी, इसके लिए कॉलेज भेजे, लेकिन अब तुम हद पार कर रही हो। अच्छा होगा संभल जाओ, और आज के बाद अगर एक को ऐसी बात हमको सुनाई दी ना, तो सबसे पहले उस लड़के को काटेंगे, और उसके बाद तुमको भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन। और चढ़ा लो सर पे, अब बैठ के झेलो इन्हें। रवि, ये तुम्हारा गुस्सा न तुम्हारे लिए ठीक है न तुम्हारी बहनों के लिए। अरे पापा, आप समझ काहे नहीं रहे? हम कोई बंबई कलकत्ता में नहीं रहते, हम गांव में रहते हैं। और यहाँ गांव में लड़की की इज्जत उछलते 2 सेकंड नहीं लगता है। और अगर एक बार ऐसा हो गया ना, तो मतलब जिंदगी भर के लिए पूरी परिवार की नाक कट जाए। और ये बात हमें कतई मंजूर नहीं। कभी कभी ना हमको समझ में नहीं आता कि हमारा रवि ये सही बोलता है या कुछ ज्यादा बोलता है। आप समझ काहे नहीं रहे? हमारी दोनों बेटी नाजुक उम्र में है। रवि जो भी कह रहा है गलत ना है। इस उम्र में लड़कियों पर लगाम कसनी चाहिए। अबे क्या बात है यार, बोलो ना। तुम और ज्योति एक ही कॉलेज में पढ़ती हो, तो तुमसे एक मदद चाहिए। तो बोलो क्या मदद चाहिए? नजर रखो ज्योति पे।
कहाँ है? एक आदमी काम करता है हमारे, लखन। वो हमको बताया कि वो ज्योति को किसी बाइक वाले के साथ देखा। हम घर जाके 2 दिए उसको, लेकिन बोल रहे हैं कि खाली दोस्त है। बहन को क्या मार दिया यार तुम? हमारी इज्जत का सवाल है। ज्योति ने कुछ बताया कि कौन है, का इरादा क्या है उसका? कुछ इरादा चाहे जो भी हो, हमारा इरादा साफ है। हमारी बहन के साथ या आसपास जो भी लड़का दिखा ना, काट डालेंगे उसको। तुम गुस्से से काम काहे ले रहे हो यार? हम करते हैं, पता काम माजरा है। माजरा जो भी हो, लेकिन हमारी बहन की शादी तक उसके आसपास कोई लड़का नहीं हो सकता। शुक्र है भगवान का, उस दिन तुमने हेलमेट पहन रखा था, तो लखन ने तो तुम्हें पहचान ही लिया होता। ज्योति, ये तकदीर भी का अजीब खेल खेलती है ना। एक तरफ हम तुम्हारे भाई से छुपकर तुमसे प्यार कर रहे हैं, और तुम्हारा वही भाई हमें तुम्हारी रखवाली सौंप रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम कम से कम तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजार लिया करेंगे। प्रिया, वेरी बैड, ऐसे किसी की डायरी नहीं पढ़ते। क्यों, कुछ गलत लिखा है क्या अपने डायरी में? उससे तुम्हें क्या करना? दीदी, आपका किसी के साथ चक्कर वक्कर है क्या? आप बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो हेलमेट वाला लड़का ना? ऐसा कुछ नहीं है। हमको पता है, आप रोज लिखते हो ना उनके बारे में डायरी में। अरे हम दुनिया भर के बारे में लिखते हैं, हमने क्या देखा, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या ख्याल आए, वो सब। कहीं आपका इरादा राइटर वाइटर बनने का तो नहीं है ना? क्यों नहीं, देखो कितनी औरतें राइटर हैं, हम भी एक दिन राइटर बनेंगे, और देखना हमारी किताबें छपेंगी और बिकेंगी भी। दीदी, एक बात पूछे, उस लड़के के बारे में नहीं तो फिर? रवि भैया। क्या हुआ? वो हम पर और आप पर कितना आरोप जमाते, जब देखो तब गुस्से में ही होते। उन्हें हम दोनों पर ऐसा भी क्या गुस्सा है? प्रिया, ये उनका गुस्सा हम पर नहीं है, ये कुछ मर्दों का सारी औरत जात पर गुस्सा है। उन्हें डर है कि हम अपना नाम कमाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें जो गलत लगेगा हम उसके लिए बोलेंगे, इसीलिए। इसमें डरने जैसा क्या है? ये तो अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दुनिया अच्छी बात समझती कहाँ है? हमारे गाँव में ही देख लो, गाँव के लोग सोचते हैं कि औरत की जिंदगी सिर्फ घर में, उसके बाहर उसके लिए कुछ है ही नहीं। हम क्या चाहते हैं हमें मौका तक नहीं दिया जाता बताने का। आपके हेलमेट वाले भी यही सोचते हैं? बदतमीज, भैया टक गई तेरी सुई। हाँ, अरे लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं बताने वाले। पता किए? किस बारे में? ज्योति के कॉलेज वाले लड़के के बारे में। अरे वो, अरे जब कोई है ही नहीं तो पता क्या करना है? नजर रखो फिर भी। खाली 2 साल बचे हैं, इसके बाद ज्योति की शादी करा देंगे, और प्रिया को तो 10वीं पास कराते ही सगाई करा देंगे। 2 साल और होते ही 18 साल की होगी और शादी। यार रवि, देखो तुम्हारा घरेलू मामला है, मैं बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सोच रहे हैं बोल दें। यार ये 20 साल पुरानी सोच कहाँ रखते हो यार? तुम्हारी कोनो छोटी बहन नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हो। अरे लड़कियां सिर्फ किसी की माँ बहन या बेटी थोड़ी ना होती हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान होती है ना। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, औरतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं।
तुम वही पुरानी सोच लेके बैठे हो यार। एक बात बताओ, तुमको हम एक काम दिए थे अपनी बहन पे नज़र रखने का, तुम वो काम करने की बजाय हमको ये नारी मुक्ति वाले लेक्चर काहे दे रहे हो? और इधर देखो नज़र काहे चुरा रहे हो? क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। मतलब ये कि कहीं तुम उस लड़के को जानते तो नहीं हो और हमको यहाँ बैठ के बना रहे हो। क्या पगला गए हो का? अगर हमें मालूम चलेगा तो हम तुम्हें आके बताएंगे ना पहले। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। पूरे 3 साल तक ये झूठ पकड़ा नहीं गया। विकास और ज्योति के बीच का प्रेम सच्चा था और लाखों प्रेमियों की तरह ये दोनों भी सफेद झूठ बोलकर अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ा रहे थे और सभी रिश्ते जैसे थे वैसे ही आगे बढ़ रहे थे। सफेद ही सही पर झूठ तो झूठ है, एक ना एक दिन पकड़े ही जाना था। तो क्या इस झूठ का खुलासा विकास की भयंकर हत्या का कारण था? विकास हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना हाथ में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ये रेत मीठे यादों के महल भी बना रही है, पर बहुत जल्द रेत के महल को असलियत का समंदर कुचल देगा। उस वक्त हम दोनों को मिलकर एक मजबूत किले की तरह खड़ा होना होगा और अपनों को एक आवाज में बताना होगा कि हमारी सच्चाई क्या है। तब मेरा साथ दोगे ना विकास? दीदी अपनी कलम बाहर जाके घिसो ना, हमें नींद आ रही है। ठीक है। विकास, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव वाले सपने आते हैं और हमको पता है हमारी कहानी की भी हैप्पी बिगनिंग होगी। एंडिंग में तो हम विश्वास ही नहीं करते ना। आज ना क्लास में रोमियो जूलियट स्टार्ट किया गया। प्यार करो तो ऐसे, डट कर लड़ो, साथ रहने के लिए और जीतो। साहब ये पांडे ब्रदर्स, रवि और सूरज गांव में नहीं है। गांव में सबको विकास के मर्डर की खबर लग गई है। सुनकर कहीं भाग तो नहीं गए दोनों? खबर तो पूरे ज़िले में फैल चुकी है साहब, लेकिन कम से कम 1 महीने से ये दोनों लड़के गांव में नहीं थे। पता चला है कि ये सूरज मुंबई में कहीं सर्विस करता है और रवि कम से कम 35 या 40 दिन पहले ही घर से बिना बताए निकल गया था। एक और खबर है साहब आपके काम की। कैसी खबर शेख? सर ये विकास राजपूत पर पिछले साल पुलिस केस हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर का। किस पर? रवि पर या सूरज पर? नहीं सर, कोई तीसरा था। कौन था? किस सिलसिले में झगड़ा हुआ था? सर ये खबरी चंदर ने बताया कि पिछले साल पंचायत की इलेक्शंस थी। गांव में पंचायत इलेक्शन होने वाला था। विकास और अतुल की दूर की रिश्तेदार कंचन ठाकुर सरपंच के पद के लिए खड़ी थी और दोनों भाई उसका प्रचार कर रहे थे। रवि पांडे के मामा नरसिंह शर्मा भी सरपंच के पद के उम्मीदवार थे। दो दोस्तों के दो रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे थे। माहौल तनाव से भरा हुआ था। सुनो, ये दीवार हम बुक किए हैं अपने पोस्टर के लिए। ये गांव का दीवार है। इस सिनेमा घर का टिकट नहीं है तो एडवांस में बुक करा लो। अबे और तुम्हारे भी है रवि, तुम्हें भी उखाड़ देंगे और तुम्हारा पोस्टर भी। उखाड़ो, फाड़ो जो फाड़ सकते। हम भी तो देखें तुम्हारी कितनी औकात है। छोड़ो भाई को, मैं तुम 3 जन हो और हम 2 जन हैं। मैं एक आवाज देंगे सब आ जाएंगे। बवाल मत खड़ा करो, निकलो यहाँ से। देखो ऐसा है, यहाँ पोस्टर हमारा लगा, चाहे कुछ हो जाए। इस दीवार पर हमारी कंचन मौसी का पोस्टर लग चुका है। अब अगर तुमने एक भी पोस्टर को हाथ लगाया ना तो इस गांव में तुम्हारे नरसिंह मामा का जितना पोस्टर है ना सब उखाड़ दे। कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे पापा कुछ नहीं किया, हम ये झूठा आरोप लगा रहे हैं हम लोगों पे। हम बता रहे हैं कोई हथियार नहीं था हमारे पास। हमें पता है बेटा, झूठ बोल रहे हैं सब। साहब हम सच बोल रहे हैं। हाँ हाथापाई हुई थी, दोनों पार्टियां आमने सामने थी। टेंशन बढ़ा और
और हो गई मारामारी। तो तुमने फायर किया? नहीं नहीं साहब, हमने कोई फायरिंग नहीं की है। ये सब मनगढ़ंत झूठा दावा है दूसरी पार्टियों का हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, अब सच में। वो तो सारा हम कुछ पता कर ही रहे विकास राजपूत, लेकिन कंप्लेंट सामने से आई है और जब तक हम पता नहीं कर लेते कि माजरा क्या है, तुम लॉकअप में ही रहोगे। आपके यहाँ भी ऐसा होता हो? इलेक्शन के दौरान लोग एक दूसरे पे जम के केस ठोकते हैं, सब झूठ है। तो विकास ने कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया था? नहीं, हमने जांच की थी, कोई हथियार नहीं मिला, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं। हमने विकास राजपूत को दूसरे दिन छोड़ दिया था। किसी पर भी जान से मारने की कोई कोशिश नहीं हुई। और हमारे यहाँ पर कोशिश कामयाब हुई है सर, विकास मारा गया है और हमें पूरा शक है कि ये सूरज और रवि पांडे उसकी मौत का कारण है और फिलहाल वो दोनों ही हमारे पहुंच के बाहर है। सूरज पांडे के घर पर लगातार पुलिस की नजर लगी थी। रवि पांडे के घर भी कड़ी नजर रखी गई और पीड़ित विकास के माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या काम आ गया था विकास को जो वो अचानक मुंबई चला गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। ज्योति ने विकास के साथ सारी जिंदगी बिताने का संकल्प किया था। वो भी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके भाई रवि, सूरज और विकास के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी के सारे सपने चूर चूर हो गए थे। ज्योति को पता ही नहीं था कि दरअसल सूरज ने ही मुंबई से विकास को फोन किया था, जिसकी वजह से विकास मुंबई के लिए निकल पड़ा था। विकास और सूरज और शायद रवि के अलावा किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि विकास की इस मुंबई यात्रा के पीछे राज क्या था। वो कौन सी सरप्राइज गुड न्यूज थी जो विकास ने ज्योति को, अपने माँ बाप और भाई को और अहमदाबाद में अपनी दीदी और जीजा जी को सुनाने का वादा किया था। नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया भैया ने। और ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वो सूरज और रवि से मिलने वाले हैं। लेकिन वो उनसे मिले, वो ना उनसे सिर्फ मिले बल्कि उनके साथ हंसते खेलते हुए शराब भी पी। वही तो सर, वही तो सबसे बड़ा शौक है सर। समझे नहीं आ रहा है कि भैया उन दोनों से मिलने के लिए इतनी दूर मुंबई क्यों आए। हमें पता चला है कि तुम लोगों के बीच में कुछ रंजिश थी। पिछले साल पंचायत के चुनाव को लेकर कुछ तनाव था। क्या तुम्हारे भाई के कत्ल की वो वजह हो सकती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर। सर वो सारी बातें तो तभी की तभी शांत हो गई थी सर। तो दोनों गुटों के बीच में सुलह हो गई थी? सुलह बुला तो नहीं हुई थी सर, पर भैया ने उनसे दोस्ती तोड़ दी थी। और हाँ सर, वो खुल के बोलो। वो ज्योति। कौन ज्योति? ज्योति पांडे, रवि पांडे की छोटी बहन, भैया की कॉलेज मेट। तो तुम्हारे विकास भैया और रवि पांडे की बहन ज्योति पांडे के बीच में कुछ था? उन दोनों के बीच में अफेयर था? चुनाव के वक्त जो दुश्मनी हुई थी हमारे और पांडे बंधु के बीच, वो सिर्फ चुनाव वाली दुश्मनी थी सर। पर सर विकास भैया और रवि के बीच में जो दुश्मनी थी वो पुरानी थी सर। ज्योति, ज्योति, अरे यहाँ काहे सोए हो? अंदर जाके सो चलो। ज्योति, प्रिया किसको किसको? मेरी डायरी। ये हमारी पर्सनल डायरी है। विकास, समझ नहीं आ रहा है कि पहले उस के टुकड़े करें या तुम्हारे।
अबे रवि, कहाँ हो अबे? इतना अर्जेंट कहाँ बुला लियो? कहाँ हुआ? साले, हमारी बहन के साथ ऐसा किए, धोखेबाज, तुमको नजर रखने को कहे थे ना? अबे कुछ नहीं किया यार, दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम मत खाना साले, साले दोस्ती की कसम खाओगे? सांप हो सांप, साले। तुम्हारी बात सुनो, हम तुम्हें बताने वाले थे सब बात, लेकिन तुम्हें पता सुनो हमारी बात। साले क्या बताते हमको हैं? क्या बताते कि हमारी बहन के साथ घूम रहे हो तुम? साले हमको पसंद नहीं है। तुम्हारे पसंद हो ना पसंद, हम प्यार करते हैं उससे और शादी करेंगे उसके साथ, और तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर पाओगे। साले शादी करोगे तुम? शादी करोगे उसके साथ? शादी करोगे साले? सुन, आज के बाद मेरी बहन के आसपास दिखाई दिया ना तो काट देंगे। हमारे 2 टके की धमकियों से ना करम ज्योति का हाथ छोड़ने वाले नहीं है। तुम्हारा हाथ काट देंगे। आज के बाद बात नहीं होगी, नहीं होगी, समझे साले? तुमको हम काट डालेंगे। क्या कर रहे हो तुम? क्यों मार रहे हो इसे? जानते हैं वो हेलमेट वाला आशिक कौन था? विकास, विकास राजपूत, हमारा बचपन का दोस्त, जिस पे हम भरोसा किया, और इन पे भी। ज्योति, रवि भैया क्या बोल रहे हैं? पापा प्यार करते हैं हम विकास से। क्या और करेंगे ये? बस बहुत हो गया। बहन है हम आपकी, बहस नहीं जो आप मारते रहेंगे और हम मुफ्त तक नहीं करेंगे। और अब एक और बार हाथ उठाया ना तो हमारा भी हाथ उठ जाएगा, फिर चाहे हमें जान से मार डालो। चुप कर ज्योति, जबान को लगाम नहीं है, जो मन में है बके जा रही है। हम जुबान पर लगाम रखे पापा, ये बात आप भैया को क्यों नहीं कहते कि अपने हाथों पर लगाम रखे, अपने गुस्से पर लगाम रखे? इसका जब मन करेगा तब मारेगा क्या? और अब हम ना किसी की मार सहने वाले हैं ना गालियां। ज्योति, अरे अब क्या ज्योति ज्योति लगा रखा है? पहले ही बोला था इसको सर पे मत चढ़ाओ, अब बैठ के भुगतो इसे। और सुन, आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। पापा आप इसके लिए लड़का ढूंढो, जो मिले उससे इसकी शादी करवा। शादी तो हमारी विकास से ही होगी। शादी ऐसे नहीं होती, हमारी बिरादरी का नहीं है वो। इस दुनिया में 2 ही बिरादरी हैं पापा, रौब जमाने वाले मर्दों की और उस रौब का शिकार औरतों की। और विकास तुम्हारे जैसा नहीं है, उसे जरूरत नहीं पड़ती हाथ उठाने की। हम उससे प्यार करते हैं, बस उतना काफी है। और आप ना मेरी फिक्र करना छोड़ दो, समझे? कोशिश भी मत करना हमारे और विकास के बीच में आने की, हमारी पढ़ाई के बीच में आने की। अगर आए ना हम सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। आपकी बहन है, समझ लो जो कह रहे हैं ना वो कर देंगे। पापा, मम्मी, आपने हमें और प्रिया को कभी अलग नहीं समझा, जो चाहा हमें वो करने दिया, लड़कों से कम नहीं समझा। तो फिर भैया में ऐसी झूठी मर्दानगी कहां से आ गई? तुम्हारी जबान की बस बस रवि, हमें तुम्हारे गुस्से को बहुत पहले काबू में कर लेना चाहिए था। देर से ही सही, आज बताए दे देंगे। आज के बाद हाथ नहीं उठेगा, समझे तुम? गलत का साथ दे रहे हैं, बहुत भारी पड़ेगा। पढ़ने दो भारी, हमारी बेटी है, हम संभालेंगे इसे। तुम अपने आप को संभालो पहले, ये इसकी जिंदगी, इसे जी लेने दो। गलतियां करोगे तो खुद भुगतेगी, खुद सीखेगी ना। पापा को बता देते हैं भाई, बड़ों को बात करने दो। नहीं, अभी नहीं। एक बार ज्योति से आमने सामने बात कर लेंगे, फिर देखेंगे। उस दिन के बाद विकास भैया और ज्योति मिलते रहे सर। ज्योति भी वैसा ही फील करती थी जैसा भैया फील करते थे। उन दोनों ने ये लड़ाई मिलकर लड़ने का फैसला किया। रवि ने अपने ताऊ के लड़के सूरज को विकास भैया और ज्योति के बीच के रिश्ते के बारे में सब बताया। सूरज ने भी भैया के साथ दोस्ती तोड़ दी थी सर। लेकिन तुम्हारे भैया विकास और ज्योति पांडे के बीच अफेयर बरकरार रहा और मजबूत होता गया सर। और ये अफेयर पकड़े जाना, फिर मारा मारी, गर्मा गर्मी, ये सब 3 साल पहले की बात है, 2012 की। जी सर। इसका मतलब है रवि पांडे और सूरज पांडे ने अपनी बहन ज्योति पांडे के साथ तुम्हारे भाई के अफेयर का बदला पूरे 3 साल बाद उसे यहाँ मुंबई में बुला कर लिया। वो हम पक्का नहीं कह सकते सर, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, इन कुछ सालों में भैया और ज्योति एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हो गए थे, शादी करने की सोच रहे थे।
भाई आप अभी भी ज्योति से मिलते हो? हाँ मिलते तो है, और साल भर में शादी का प्लान भी है। क्या बात कर रहे हो? पर भाई आपने तो अभी तक मम्मी पापा से बात भी नहीं की, और भाई रवि से सुलह भी नहीं हुई अपनी अभी तक। हाँ यार, बात तो करनी है हमें अपने पापा मम्मी से, ज्योति को अपने पापा मम्मी से। लेकिन क्या है ना कि हम लोग थोड़ा परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बात शुरू कैसे करें। ज्योति तो कहती है कि हम भाग चलते हैं, फिर शायद सब सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है सब सही हो जाएगा? सच बोले तो हमें भागना वागना सही नहीं लगता है। अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है, कोई जॉब वाब मिले तो फिर शादी के बाद चलाएंगे। बस सर, उस दिन के बाद कुछ बात नहीं हुई हमारी भैया से इस बारे में। फिर वो मुंबई क्यों आए किसी को कुछ नहीं बताया सर। लेकिन ज्योति को तो कुछ बताया होगा। नहीं सर, वो तो हमसे पूछने आई थी कि तुम्हारे भैया कहाँ गए, उनका फोन क्यों बंद आ रहा है। तो खबर मिल गई होगी उसे, क्या बीत रही होगी उस पर, क्या बीत रही होगी हमारी मम्मी पापा पर, दीदी पर, हम सब पर। लावारिस लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। पीड़ित विकास का इतिहास, संदिग्ध सूरज और रवि का इतिहास, इन तीनों की दोस्ती और दुश्मनी की गाथा, सब कुछ पूरी तरह से पुलिस के सामने था। ये केस बस अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। सिर्फ संदिग्ध रवि और सूरज पांडे को अरेस्ट करना रह गया था। ये जानना बाकी था कि पूरे 3 साल बाद ऐसा कैसा षड्यंत्र रचा गया कि जिसकी वजह से विकास फतेहपुर से मुंबई आया, और वो भी बिना किसी को बोले। बोल चंदर साहब, एक नंबर है लैंडलाइन का, लिख लीजिए। हाँ बोल। 444567 कहाँ का है, किसका है? वसई के एक लॉज का है। और साहब, सूरज पांडे के बाबू की आजकल रोज बात हो रही है इस नंबर पर। पांडे जी एंड पांडे जी, तुम दोनों के माँ बाप, विकास के माँ बाप और हमारे थाने के सभी लोग ये जानने के लिए बेहद उतावले हैं कि तुम दोनों ने विकास के साथ ऐसा क्यों किया, और विकास खुद चलकर मौत के मुंह में क्यों आया। हाँ बस निकल रहे हैं, पहुंच गए समझो। हाँ हाँ, ओके 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 डन। माँ, हम जा रहे हैं। संभल कर जाना। किसी लड़के की बात किए थे पापा ये ज्योति के लिए? नहीं बेटा, तुम शायद भूल रहे हो। तुम पापा से कहे थे कि तुम ज्योति के लिए लड़का देखोगे, और तब पापा कहे थे कि ज्योति अभी तैयार नहीं है। सही है, तो आखिरकार तुम भी आ गई ज्योति की बातों में। मालूम है ना जमाना कैसे नोच खाएगा अगर किसी भी दूसरी जात में शादी की, उस विकास से। और फिर अपनी प्रिया की शादी तो भूल जा। हम तुम्हारी सारी बात समझते हैं बेटा, लेकिन ज्योति अभी तैयार नहीं है, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? और जबरदस्ती तो हम ज्योति के साथ करेंगे नहीं। तुम ना हमारे साथ बंबई चलो, तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा देंगे, वहाँ अच्छी लाइफ है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति तुम्हारी बहन नहीं है क्या? अरे है, और उसकी अपनी जिंदगी है। चाचा चाची के अपने ख्यालात है, कर करा के तू क्या करेगा और हम क्या करेंगे? अगर अभी कुछ नहीं किए ना हम, तो फिर कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। बीमारी की तरह फैल गई, हर लड़की अपने घर से निकलकर दूसरी बिरादरी में शादी कर रही। ज्योति को ही ले लो, विकास के साथ चिपकी हुई, देखना शादी करके मानेगी, पूरी इज्जत बर्बाद कर देगी। छोड़ना यार। छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? तुम्हारी बहन दिव्या होती तुम यही बोलते। इस बगावत में ऐसी क्या चुनौती? चुनौती है अपनी इज्जत बचाने की और उस विकास को खत्म करने की। माने विकास को जान से खत्म करना। हमारी 2 बहनें ज्योति और प्रिया और तुम्हारी दिव्या, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन तीनों की इज्जत बचाएं, इनको बर्बाद होने से रोकें। अगर आज 2 पैसे कमाने के लिए बंबई भाग गए ना, तो गांव वालों को कभी दोबारा मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब तो सोच, तुझे 2 पैसे चाहिए या इज्जत?
तेरे लिए चुनौती क्या है? सॉरी सर, पता नहीं हम इसकी बातों में कैसे आ गए। पीते शराब और एक्टिंग करते हो दूध पीने वाले बच्चे की। सर ऐसा नहीं है सर, हम कहीं ना कहीं विकास को दगाबाज मानते थे, लेकिन ज्योति के लिए हमें बुरा भी लगा। मर्डर के तो सब खिलाफ थे सर, पर पता नहीं इसकी बात में कैसे आ गए हम। कहाँ चल दिए? अब काम से जा रहे हैं। अब चिंता मत करिए, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। रवि ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, बस चुपचाप मुंबई चला आया। तब मैं मुंबई वापस लौट चुका था। कल विकास को फोन तुम करोगे, तुम्हारी बात आसानी से मानेगा। हेलो, कैसे हो यार? अच्छे हैं। इतने सालों बाद फोन किया तुमने? हमारे बीच तो कुछ हुआ भी नहीं था यार, तूने ही बात बंद की थी ना। देखो सूरज, ताली दो हाथों से बजती है। जब तुम्हें हमारे और ज्योति के बारे में पता लगा तो तुमने ही पहले मुंह फेरा था। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। हमें भी ज्योति और तुम्हारे बारे में बात करना था। हमारे और ज्योति के बारे में? सच कहें तो हमें भी ना हमेशा से तुम्हारी और ज्योति की जोड़ी सही लगी। सच? तुमको ऐसा लगता है? हाँ यार, छोड़ो ये सब जात पात। हमने ना तुम्हारे और ज्योति की आंखों में सच्चा प्यार देखा। काश ये बात रवि समझ पाता। वो तो हमारी जान के पीछे ही पड़ गया यार। उसका बस चले तो हमारी और ज्योति की शादी कभी ना होने दे। अरे उसको छोड़ो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। कैसे? तुम बीकॉम पास हो ना? हाँ, 2nd डिवीजन। अरे तो एक काम करो ना, यहाँ पर हमारे कंपनी में अकाउंट्स असिस्टेंट की जरूरत। फटाफट जॉब पे लग जाओ, घर बसा लो, और गांव जाकर हम ज्योति को भगा कर ले आएंगे। पर तुम ये सब क्यों करोगे? वो भी हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क लोगे? यार ज्योति को हम बहुत मानते हैं, अपनी बहन से पढ़कर। और तुमसे शादी नहीं करेगी ना तो दुखी रहेगी, कुंवारी रहेगी। हाँ यार, हम भी। तो आ जाओ यहाँ पर, तैयार हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो कब आना है? अरे आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ। खूब ऐश करेंगे, खूब बातें करेंगे, आ जाओ। और एक और बात। हाँ हाँ, बोलो बोलो। किसी को भी, मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुंबई क्यों आ रहे हो। ज्योति को भी नहीं, ना तुम्हारी माँ। क्यों? ताकि तुम सरप्राइज दे सको, नौकरी वाला। और पहले बताने में ना वो बात नहीं रहती। और फोन भी मत करने दो, अगर बोले तो बोलना फोन स्विच ऑफ रहेगा। अच्छा वाला सरप्राइज देना है। और गलती से रवि को पता चल गया ना तो आफत आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। जाल बिछ गया था, शिकार फंस गया था। जब विकास सूरज से मिला, उसे सब कुछ सही लगा। उसे सच में लगा कि उसकी तकदीर अच्छे के लिए बदल गई। यहाँ रहते हो? हाँ, तुम भी रहोगे ज्योति के साथ, ऐसे ही बिल्डिंग। सही है बे। तेरे लिए एक सरप्राइज है। बोलो। उधर देख। सूरज, ये रवि यहाँ क्या कर रहा है? खुद पूछ ले। क्यों? चौंक गए हमको देख के? क्या चल रहा है सब? तुम्हारा द एंड हो रहा है। अब इतना टेंशन मत दे इसको, अभी अभी आया था का बेचारा। देख विकास, जब कुछ अच्छा होना होता है ना तो पूरी दुनिया एक हो जाती है उसे पूरा करने के लिए। समझे नहीं हम? उस दिन तेरे से बात हुई, तेरे भाई साहब पधारे और हमने सारा इरादा बता दिया इसको। देखो विकास, ऐसा है कि पहले तो हमारी खोपड़ी घूमी, फिर हम ये सोचे कि अगर ज्योति को तुम्हारे साथ खुश रहना है तो तुम ही सही। क्योंकि क्या है कि अगर तुम उसको तकलीफ दोगे तो 2 घंटा आप मार सकते हैं। देखो ऐसा है कि आपसे दुश्मनी सब खत्म, तुम अब इनके साथ रहो और नौकरी की तैयारी करो। हम जा रहे हैं गांव तुम्हारी शादी की तैयारियां कर। अरे अब तो हंस दो। अबे अब तो हंस दे, नौकरी और छोकरी साथ साथ कौन करता है इतना। अबे पता नहीं था तुम समझ जाओगे यार।
हमने उस रात विकास को खूब पिलाई और फिर वो दारू खरीद कर वहां से निकले। हमने बहाना बनाया कि हम घर पे नहीं पी सकते क्योंकि मकान मालिक मना करता है। वहाँ हमने विकास को खूब पिलाई, बहुत सारी शराब पी चुका था वो। है रवि, आज ना हम बहुत खुश हैं। सब कुछ ऐसा सपना जैसा लग रहा है हमें। इस दिन का ना हम 3 साल तक इंतजार किए। हम भी ना 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि कब हल्का होके आ जाए। जाओ जाओ जाओ। हमने पहले से वहां दिन में अपना हथियार चौपर छुपा रखा था। रवि यार, तुम्हें पता है सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तुम्हारा जिगरी दोस्त, उसके साथ तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, फिर से उसी दोस्त से दोस्ती करना, उसी को गले लगाना, ये होती है सबसे बड़ी चुनौती। परमिशन अकम्प्लिश्ड। रवि पांडे, तुम्हारे सामने चुनौती थी अपने दोस्त विकास से बात करने की, अपनी बहन के जज्बातों को समझने की, अपने अंदर के ये बड़े भैया की मेल ईगो को मारने की, अपने अहंकार को मारने की। लेकिन तुमने चुनौती किसे बनाया? अपनी बहन, अपने माँ बाप और विकास के माँ बाप को दुख देने को। इसे चुनौती नहीं कहते, इसे कहते हैं खुदगर्जी। एक परिवार ने अपना एक बेटा खो दिया। एक परिवार अब कोर्ट कचहरी में सालों जूते घिसेगा, यह साबित करने के लिए कि उनके बेटे को फंसाया गया है और उसके साथ नरमी बरती जाए। और एक परिवार जिंदगी भर शर्म और दर्द के बोझ के मारे अपना सर उठा ही नहीं पाएगा, सोचता रहेगा कि आखिरकार उनके बेटे ने इतना क्रूर और बेमतलब का रास्ता क्यों चुना अपनी बहन को उसके प्रेमी से दूर रखने के लिए। और एक लड़की सुन है, कुछ भी सोच नहीं पा रही, एक जिंदा लाश की तरह बैठी है। ये वही लड़की है जो समय की रेत के साथ मीठी यादों के महल बांधना चाहती थी, अपने प्यार विकास के साथ अपना घोंसला बनाना चाहती थी, किताबें लिखना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। रवि और सूरज को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त वो दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। गुस्से और अहंकार में अंधे होने पर अक्सर लोग सरल, कानूनी और मानवीय रास्ता देख नहीं पाते। उन्हें सिर्फ जुर्म और क्रूरता की अंधेरी गलियां नजर आती हैं और उनमें घुसकर वो पूरे होश और जोश के साथ एक जुर्म को अंजाम देते हैं। सारे सबूत मिटाने की कोशिश के बाद इस बात में सुकून पाते हैं कि उनकी क्रूरता, उनकी विकृति कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगी। कत्ल करने के बाद कोई मकसद हासिल नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। और सिर्फ पीड़ित और कातिल का नहीं, बल्कि दोनों तरफ से जुड़ी न जाने कितनी जानों को जीते जी जहन्नुम देखना पड़ता है। हम आपको बता दें कि कल यानी रविवार 20 मार्च 2016 को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।